हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। सिंपल टॉपिक बट बेसिक से पढ़ना ज़रूरी है। सो बेसिक से शुरू करते हैं। तो आपने क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक आता है सेल डिवीज़न, जिसमें हम पढ़ते हैं मियोसिस। बात मियोसिस की हम इसलिए करेंगे क्योंकि मियोसिस से ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। नाउ जब मियोसिस होती है तो प्रोफेज 1 के अंदर एक फेज आता है जिसे हम बोलते हैं काइटिंग। इस फेज में एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये मैंने बनाए दो होमोलोगस क्रोमोसोम, जिन्हें आप एक पेयर भी बोल सकते हो। इनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, जेनेटिकली ये सिमिलर तो है पर आइडेंटिकल नहीं है। नाउ अगर मैं क्रोमेटिड्स का आपस में रिलेशन पूछूं तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो ये है कि भाई ये सिस्टर है, इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये बहनें हैं एक दूसरे की। इस क्रोमेटिड की इसके अलावा अगर आप किसी से भी कंपैरिजन करोगे रिलेशन का तो ये कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है होमोलोगस पेयर की, वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर जब 4 सेल मियोसिस के रिजल्ट में बनती हैं, मान लो A, B, C और D, तो ये चारों सेल पहली बात तो हैप्लॉइड होंगी, मदर इनकी होगी डिप्लॉइड सेल जो मदर सेल है वो, और ये चारों आपस में एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर नहीं रहेंगी। क्यों हुआ ये है कि इस क्रोमेटिड के ऊपर जितने भी जीन्स हैं उसका कुछ हिस्सा इसके ऊपर पहुंच गया और इसके ऊपर जितने भी हैं वो इसका इस पे पहुंच गया। इसे ही बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। अब मैं ये बात लिंकेज में क्यों बता रहा हूँ, देखो लिंकेज एज ए कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हम लिंकेज में क्या करते हैं, ये जो चार्ट यहाँ पे दिख रहे हो ये, इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। लिंकेज एज ए कंसेप्ट क्या है, लिंकेज ये कहता है कि भाई अगर एक क्रोमेटिड पे जीन है मान लो A, B और मान लो C, तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर A एंड B काफी ज्यादा क्लोज हैं, यानी डिस्टेंस उनके बीच में क्या है, काफी कम है, तो फिर क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे या तो हो सकता है कि इनका सेपरेशन ना हो। सेपरेशन ना हो मतलब है कि दोनों हमेशा A के साथ में B हमेशा चला जाता है, ठीक है। अगर ये आगे A और B साथ में ही जाते रहे तो भाई जो पेरेंट था उसमें भी ये साथ में थे, जो F1 आई उसमें भी ये साथ में थे, F2 जो आएगी उसमें भी ये साथ में रहेंगे, और हमें F1 में F2 में कोई नए कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस से बेसिकली इसका रिलेशन है। किन दो जीन के बीच में लिंकेज पॉसिबल है, तो टेक्निकली बात अगर हम करें तो उन्हीं जीन्स के बीच में लिंकेज पॉसिबल है जो कि सेम क्रोमोसोम पे लाई करते हो। अगर कोई और क्रोमोसोम है, दो जीन है, मान लो ये मैं एक और क्रोमेटिड बना देता हूँ, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2, और इस पे कोई इस क्रोमेटिड पे कोई जीन है D, तो आप ये नहीं कह सकते कि A और D के बीच में लिंकेज होगी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो डिस्टेंस मैटर करती है। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल में A और C की बात करूं तो डिस्टेंस इनका क्या है, काफी ज्यादा है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे दोनों का सेपरेशन पॉसिबल है। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे दोनों सेपरेट हो जाएंगे, भाई सेपरेट हो जाएंगे तो नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और नए कॉम्बिनेशन बनने को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया A एंड B का, इसमें तो आपको लिंकेज देखने को मिलेगी, और लिंकेज से जस्ट अपोजिट टर्म है रिकॉम्बिनेज, जो कि सेकंड एग्जांपल में देखने को मिलेगी, यानी A और C में लेता हूं। नाउ लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व जो है ना वो पनेट ने एंड बैटिसन ने कर लिया था। बैटिसन कौन है, बैटिसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था बेसिकली
बट मॉर्गन जो है जिन्होंने बेसिकली टर्म दी थी, तो अगर मैं बोलूं कि टर्म लिंकेज सबसे पहले ऑब्जर्व इन्होंने किया था, और टर्म लिंकेज और लिंकेज की टर्म देने के साथ में इसको डिस्क्राइब करना, यानी इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया था फेमस साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन ने। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। और मॉर्गन ने बेसिकली क्या किया, सेक्स लिंकेज जो है वो ढूंढा था। नाउ सेक्स लिंकेज सिंपल है भाई, मैं सेक्स लिंकेज कब बोलूंगा, मैं सेक्स लिंकेज तब बोलूंगा जब मैं जो जीन पढ़ रहा हूं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन लाई करते हैं, दैट मीन्स कि वो सेक्स लिंकेज शो करते होंगे। ठीक है, सिंपल बेसिक सा रूल है जो मेंडल ने यूज किया था। मेंडल ने यूज किया था कि भाई पेरेंट लो, प्योर लाइन लो, प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस लो, फिर F1 निकालो, फिर F2 निकालो। मॉर्गन ने भी सेम रूल यूज किया, पहले उन्होंने लिया पेरेंट, ठीक है, फिर F1 निकाली, फिर F2 निकाली। जो करैक्टर उन्होंने स्टडी करी वो आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो करैक्टर्स थे, इनके जो जीन हैं वो सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम सेक्स लिंकेज बोल रहे हैं। वाई पे भी हो सकता है, उसे भी सेक्स लिंकेज काउंट करेंगे, बट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक्स क्रोमोसोम पे है। तो करैक्टर क्या है, करैक्टर है एक तो बॉडी का कलर, बॉडी के कलर में एक होगा डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंट है उसे वाइल्ड टाइप भी बोल देते हैं, वाइल्ड वैरायटी भी बोल देते हैं। और एक है रिसेसिव, रिसेसिव जो है वो रिसेसिवली बिहेव करता है, डोमिनेंट डोमिनेंटली ही बिहेव करता है। बॉडी कलर, बॉडी कलर में डोमिनेंट है भाई, बॉडी है ब्राउन, और रिसेसिव जो है वो कलर है येलो। बॉडी कलर के अलावा जो उन्होंने लिया था वो है आई कलर। आई कलर जो है वो डोमिनेंट है रेड, और रिसेसिव जो है वो है वाइट। ओके, इसके अलावा उन्होंने लिया था विंग का साइज। ना विंग साइज जो है लार्ज कंसिडर करते हैं डोमिनेंट, और मिनिएचर या फिर स्मॉल हम करते हैं रिसेसिव। इनको सिंबल में दे सकते हैं हम बेसिकली। देखो, सिंबल देने के सिंपल सा तरीका है, जैसे मेंडल ने जो यूज किया था कि कैपिटल ले लो डोमिनेंट के लिए, रिसेसिव ले लो, रिसेसिव को ले लो स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है। देखो, हम रिसेसिव को एक स्मॉल लेटर दे देते हैं, जैसे मैंने येलो को वाई दे दिया, वाइट को डब्ल्यू दे दिया, मिनिएचर को एम दे दिया, और बस सिंपल प्लस का साइन लगा दो डोमिनेंट दिखाने के लिए। तो डब्ल्यू प्लस यानी रेड, और एम प्लस यानी लार्ज। ओके, अब दो क्रॉस उन्होंने परफॉर्म किए थे। वैसे क्रॉसेस तो काफ़ी सारे परफॉर्म किए थे, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो यही दो पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि क्रॉस ए हम पढ़ेंगे, इसमें हमने लिया आई कलर और बॉडी कलर। हमें प्योर लाइन लेने हैं यानी होमोजाइगस पेरेंट लेने हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे वो ये है कि मॉर्गन ने रिसेसिव फीमेल ली थी और डोमिनेंट जो लिया था वो लिया था मेल। ऐसा क्यों है? देखो, रिसेसिव फीमेल, अच्छा, ड्रोसोफिला में कंडीशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल ह्यूमंस के सिमिलर है, यानी एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स कंडीशन, और मेल के अंदर एक्स, और ये मैं इसको वाई दिखा देता हूं। अब रिसेसिव फीमेल लेने के पीछे रीजन ये था कि अगर डोमिनेंट लिया जाता फीमेल को तो वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट मेल ले लिया तो मेल में तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेल कभी हेट्रोजाइगस तो हो नहीं सकता। यहां जो कंडीशन में मेल है वो हेमीजाइगस है ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो सिमिलर जीन आने से रहे। तो यानी डोमिनेंट ले लिया मेल को तो सिंपल हो गया कि भाई डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है होमोजाइगस होगा, हेमीजाइगस होगा, टेक्निकली तो हेट्रो कंडीशन नहीं है बेसिकली। और रिसेसिव फीमेल को ले लिया, अब रिसेसिव फीमेल को ले लिया तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगी कि रिसेसिव तो शो ही हमेशा होमोजाइगस में करता है, तो हेट्रो का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहा।
इसीलिए उन्होंने रिसेसिव फीमेल लिया और डोमिनेंट जो है मेल लिया। अब इसके ऊपर इन्होंने कलर, आई कलर, बॉडी कलर, तो सिंपल है, रिसेसिव है तो जाहिर सी बात है येलो कलर इनकी बॉडी का होगा और वाइट कलर जो है आइज का होगा। डोमिनेंट जो लिया है यानी ब्राउन कलर Y+, और आई कलर जो होगी वो इनकी रेड होगी W+। इसके बाद में आती है F1 जनरेशन और उसके बाद में आते हैं F2 जनरेशन। नाउ मैं डायरेक्टली ये क्रॉस करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्रॉस कंप्लीट नहीं है, मैं टेक्निकल बात करूंगा। जैसे अगर आप इस क्रॉस को देखते हो तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो आपको दिख रही होंगी वो 8 हैं। जैसे इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 हैं। अब 8 के हिसाब से अगर आप ये परसेंटेज निकालने बैठोगे कि 8 में से कितने कितने हैं, उस हिसाब से परसेंटेज निकालोगे तो ये परसेंटेज कभी 98.73, 98.7 आएगा ही नहीं। रिकॉम्बिनेंट 1.3% नहीं आएंगे। तो बेसिक सिंपल बात यही है कि ये दोनों जीन यानी जब क्रॉस हो रहा है आई कलर और बॉडी कलर का, तो उस कंडीशन में ये जो दोनों जीन हैं ये काफी पास पास हैं, तो पेरेंटल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले 98.7%। अब अगर मेंडेलियन क्रॉस याद है तो वहां पे पेरेंटल कम थे काफी ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट थे वो डेफिनेटली उनका नंबर ज्यादा था। यहाँ रिकॉम्बिनेंट अगर देखोगे तो रिकॉम्बिनेंट की संख्या बहुत ज्यादा कम है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन बेसिकली निर्भर करता है क्रॉसिंग ओवर पे। अगर डिस्टेंस कम हुई तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे क्योंकि लिंकेज बढ़ जाएगी। दूसरा क्रॉस जब उन्होंने लिया तो उन्होंने लिया भाई आई के कलर का विंग के साइज के साथ। अब विंग के साइज का जो जीन है वो आई के कलर से काफी दूरी पे था। एज ए रिजल्ट अच्छा इन्होंने अभी भी रिसेसिव फीमेल ली है और डोमिनेंट मेल लिया है। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। पेरेंटल अब की बार थोड़े कम हो गए 62.8% और रिकॉम्बिनेंट जो है वो 37.2% जो है वो देखने को मिले। क्या पता चलता है इससे? पता चलता है कि जाहिर सी बात है कि बॉडी कलर एंड आई कलर ये एक दूसरे से हैं क्लोज। आई कलर एंड विंग साइज ये है एक दूसरे से फार यानी दूरी पे। टेक्निकली मैं दोनों को रिलेट करके ये बात बता रहा हूं, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट जो क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है वो ये है कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तो रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ेंगे। ओके, मतलब लिंकेज जो है कम होगा, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, कम होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और क्रॉसिंग ओवर तभी होगी जब डिस्टेंस क्या होगा, दोनों जीन के बीच में ज्यादा होगा। ओके, अब टाइप ऑफ लिंकेज पढ़ते हैं एक बार। देखो टाइप ऑफ लिंकेज सिंपल है। टाइप ऑफ लिंकेज में क्या होता है, दो टाइप हम पढ़ते हैं, एक तो है इनकम्प्लीट लिंकेज और एक हम पढ़ते हैं कंप्लीट लिंकेज। नाउ जो कंप्लीट लिंकेज है उसमें पेरेंटल जो है हमेशा पेरेंटल वो 100% रहेंगे। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाया जाहिर सी बात है वो इनकम्प्लीट लिंकेज का है, मतलब बिल्कुल टाइटली जीन नहीं है, क्रॉसिंग ओवर किसी किसी बार हो भी जा रहा है, तो पेरेंटल जो है वो 100% तो नहीं होने वाले, यानी सम रिकॉम्बिनेंट्स भी यहां देखने को मिलेंगे और यहां रिकॉम्बिनेंट की संख्या है 0। इसके अलावा एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ये है कि मैक्सिमम नंबर, अगर आप ये बोलो कि रिकॉम्बिनेंट्स का कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशंस हैं वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो लेस देन या इक्वल टू 50%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब मॉर्गन ने ये सारा काम किया, लिंकेज को डिस्क्राइब किया। लिंकेज जो है बेसिकली एक्सेप्शन बन गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता था कि भाई अगर मैंने राउंड येलो लिया तो प्रोजेनी में मुझे राउंड के साथ में ग्रीन भी दिख गया, नया कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से डिफरेंट है। राउंड के साथ मुझे येलो भी मिला जो कि पेरेंटल है,
मुझे रिंकल्ड के साथ येलो भी मिल गया जो कि अगेन रिकॉम्बिनेंट है, और मुझे रिंकल्ड के साथ में ग्रीन भी दिख गया जो कि F1 जनरेशन के हिसाब से रिकॉम्बिनेंट है। ओके, अब यहाँ पे मॉर्गन का एक स्टूडेंट थे जिनका नाम है अल्फ्रेड स्टेटमेंट उनका पूरा नाम है। तो अल्फ्रेड ने सोचा कि देखो, अगर मुझे ये पता चल गया, मैंने क्रॉस करवाया और मुझे रिकॉम्बिनेशन पता चल गए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे कैसे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स दे रखे हैं अपॉन में टोटल प्रोजेनी कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स से हमने आई कलर और जो विंग साइज है उसको लिया, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही थी 37.2%। अब आपको कुछ नहीं करना, इस परसेंटेज साइन को हटाओ और यहाँ पे एक यूनिट लगा दो जो कि है cm। अब यहाँ पे मतलब सेंटीमीटर से नहीं है, यहाँ पे मतलब है सेंटी मॉर्गन, तो मॉर्गन थोड़ा सा सेंटी हो गया और यूनिट बन गई सेंटी मॉर्गन। बेसिकली ये अल्फ्रेड स्टेटमेंट ने अपने जो टीचर हैं उसको एज ए ट्रिब्यूट उन्होंने इस यूनिट को बनाया। तो अब कोई भी दो जीन जिनका मैं क्रॉस करवाता हूँ, मान लो A और B, उनके बीच में क्रॉस करवाने पे 18% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है। मुझे पता है इनके बीच में अब जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटी मॉर्गन होगा। सिंपल है, हम इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं, आते भी हैं। मैं बेसिकली अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन सा जीन कितनी दूरी पे है किस जीन से, तो इसे बोला जाता है जेनेटिक मैपिंग। जैसे मैप में हम छोटी छोटी चीज़ों को मार्क नहीं करते क्या, कि भाई ये लोकेशन इस लोकेशन से इतनी दूरी पे है, तो जेनेटिक मैपिंग यानी जीन्स की मैपिंग एक क्रोमोसोम के ऊपर। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। मैं कहता हूँ कि भाई बी और जो सी है वो एक दूसरे से 28% रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, सी एंड ए जो है वो 20% रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, और इसके अलावा बी एंड ए जो है वो 8% रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। तो आपको ये बताना है कि सीक्वेंस ऑफ जीन क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो सबसे दूरी पे हैं आप उन्हें अलग लिख लो। तो ये 28 सेंटी मॉर्गन है क्योंकि 28% इनका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही थी। अब ए मैं इधर कहीं लिख सकता हूँ, इधर कहीं लिख सकता हूँ, इधर कहीं लिख सकता हूँ। ये 3 जगह है मेरे पास बेसिकली लोकेशन वाइज है। अब मुझे डिटरमाइन करना है कि मुझे कहाँ लिखनी है। नाउ सिंपल चीज़ ये है कि C और A के बीच में 20% है तो इस तरफ आ सकता है, लेकिन फिर मैंने देखा कि B और A के बीच में 8% है तो B से तो बहुत ही दूर हो जाएगा, यानी A जो है वो यहाँ कहीं आएगा, और B और A के बीच में 8% यानी 8 सेंटी मॉर्गन, और इसके बीच में 20। तो टोटल अगर आप B और C का डिस्टेंस निकालने जा रहे हो तो 28 सेंटीमीटर आ जाए। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक और कंसेप्ट इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे उन जीन्स का ग्रुप बता दो जो कि आपस में लिंकेज शो कर सकते हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि भाई वही जीन लिंकेज शो कर सकते हैं ना जो कि सेम क्रोमोसोम पे है। फिर मैंने बोला कि भाई कितने टाइप के क्रोमोसोम है, आपने बोला कि ह्यूमन फीमेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब टाइप के हिसाब से देखूं, क्योंकि 23 पेयर का मतलब 46, जिनमें से दो तो बराबर ही है, जैसे क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2। तो यूनिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा ये पेयर वाला सिस्टम समझाऊं, तो एक क्रोमोसोम दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ऐसे हैं 23। अब इन्हीं जैसे एक क्रोमोसोम दूसरा तीसरा चौथा और ऐसे ऐसे हैं 23। तो पहला ये आपस में एक है होमोलोगस पेयर, ये है पूरा एक सेट, और अगर ये एक सेट है तो हैप्लॉइड कहलाता है। ये है दूसरा वाला सेट, सेकंड सेट, और अब दोनों सेट मिलकर ये है डिप्लॉइड। गैमेट में क्या होता है, एक ही सेट जाता है, दूसरी गैमेट यानी फादर की गैमेट से ये मान लो ये वाला सेट आया, मदर की गैमेट से ये वाला सेट आया, तो ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये ओरिजिन वाइज दो अलग अलग पेरेंट से आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल बात। अब लिंकेज ग्रुप समझते हैं।
अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई यूनिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो ये एक सेट ही जो है यूनिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिमिलर है। तो लिंकेज ग्रुप अगर आपको निकालना है तो आपको n यूज करना है, दैट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई किसी पर्सन में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, उस हिसाब से आप लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं। अब मेरा सिंपल सा सवाल है जो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि ह्यूमन मेल के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप पॉसिबल है। ऑप्शन मैं दे देता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं दो ही ऑप्शन दे देता हूं, एक है 23 और एक है 24। ह्यूमन मेल के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप पॉसिबल हैं, 23 एंड 24। ओके, एक क्वेश्चन और जो कि कभी एम्स में आया था, मैं चाहता हूं कि वो किया जाए, इसका जवाब भी आप देंगे और मैं जो भी आंसर से ठीक होगा उसे बाद में कमेंट कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर लिंकेज ग्रुप, जो भी लिंकेज ग्रुप है, कोई ए जीन है, वो किसी एक लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करता है, अब वो लिंकेज ग्रुप को चेंज करना चाहता है, तो भाई ए जीन जो है वो लिंकेज ग्रुप को चेंज करना चाहता है, तो वो कौन सा फिनोमिना यूज करके लिंकेज ग्रुप को चेंज कर सकता है। पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसवर्जन और लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। भाई एक जीन है जो एक लिंकेज ग्रुप में है, नाउ इट वांट्स टू चेंज इट्स लिंकेज ग्रुप, तो वो कौन सा फिनोमिना इसकी हेल्प करेगा अपना लिंकेज ग्रुप चेंज करने में, कौन सी ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। सो आई थिंक लिंकेज टॉपिक के रिगार्डिंग दिस इज सफिशिएंट, और बेसिकली तो आपको जो रेशो आया या फिर जो परसेंटेज आई पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट की, वो जरूर ध्यान रखनी है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, जब भी लिंकेज होती है तो लिंकेज में ऐसा नहीं है कि भाई टाइप ऑफ प्रोजेनी बदल जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आता है, मैं यहां पे एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। मैंने पूछा कि भाई एक डाई हाइब्रिड है, एक प्लांट है डाई हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड का मतलब है दो जीन है, और अगर आपको नहीं पता तो हाइब्रिड का मतलब होता है हेटेरोजाइगस, यानी दो जीन है, दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस हैं। चलो ले लेते हैं एग्जांपल, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका मैंने करवाया है टेस्ट क्रॉस, दैट इज दिस, और इन दोनों के बीच में है लिंकेज। आपको बतानी है कि टोटल टाइप ऑफ प्रोजेनी कितनी आएंगी। ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हों और इनका जवाब जरूर दीजिए। मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इनके आंसर जो है वो पब्लिश कर पाऊँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।